हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों एक बार फिर हम आपके सामने जो है 4 नवंबर को जो एमपी पुलिस का एग्ज़ाम एनालिसिस है शिफ्ट 1 का, उसको लेकर आ गए हैं। तो आप लोग जुड़ जाइए चैनल से, ठीक ना। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए, ठीक ना दोस्तों। तो आइए दोस्तों देरी न करते हुए क्वेश्चनों को देखते हैं कि आज शिफ्ट 1 में क्वेश्चन क्या पूछा गया, ठीक ना। आज 4 नवंबर है दोस्तों, तो आज क्या पूछा गया क्वेश्चन देखिए। तो पहला दोस्तों क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि तवा जलाशय की ऊंचाई कितनी है, ठीक ना दोस्तों। क्या पूछा गया दोस्तों कि तवा जलाशय की ऊंचाई कितनी है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। पहले तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि तवा जलाशय मध्य भारत में तवा नदी पर स्थित एक जलाशय है। यह मध्य प्रदेश राज्य कहाँ पर, नर्मदापुरम जिले के इटारसी में स्थित है। यह जलाशय तवा बांध के निर्माण से बना है, जिसका निर्माण 1958 में शुरू हुआ था, ठीक ना। 1978 में पूरा हुआ। यह बांध नर्मदापुरम से, ठीक ना, हरदा जिला की कृषि भूमि को सिंचाई प्रदान करता है। मानसून के महीनों तक यह पर्यटक आकर्षण भी है। इसे 2024 में महत्व के रामसर स्थल के रूप में इसे नामित किया गया, ठीक ना। अब मेन बात क्या हुई, मेन बात क्वेश्चन जो पूछा गया था वो तवा जलाशय की ऊंचाई तो कितनी है, 58 मीटर ही। कितनी है, 58 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक। जो कि नींव सबसे गहरी सतह से मापी गई है। यह बांध 1815 मीटर लंबी है। कितना, 1815 मीटर लंबी है, 58 मीटर क्या है कि ऊंचाई है, ठीक ना। ये है आपका, ठीक है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए। अगला प्रश्न आया दोस्तों कि दूसरा प्रश्न था कि कौन सी नदी आया था उसमें कि कौन सी नदी निम्न में ड्रिफ्ट बनाती है। ड्रिफ्ट माने डेल्टा बनाती है, ठीक ना। तो अब उसमें से क्वेश्चन रहे, मतलब उसमें से ऑप्शन रहे नदी के, तो उसमें से आपको लगाना था। तो आइए हम कौन सी नदी ड्रिफ्ट बनाती है यानी डेल्टा बनाती है उसको हम देख लेते हैं, देखना दोस्तों। तो कह देंगे ड्रिफ्ट शब्द का प्रयोग डेल्टा संदर्भ में किया जाता है। इसका आधार भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियाँ डेल्टा बनाती। इन्हीं में से कोई नदी रहा होगा एक, और अन्य नदी रही होगी। तो आपको ऐसे चिन्ह लगाना, वो सही करना था, ठीक ना। एक ऑप्शन चूज करना था। देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र ये नदियाँ मिलकर सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक ना। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये नदियाँ पूर्वी तटीय मैदान पर डेल्टा बनाती हैं, ठीक। गोदावरी देखिए यह अपने मुहाने पर एक बड़ा डेल्टा बनाती है, जो भारत के सबसे बड़े डेल्टाओं में से एक है। इसके अलावा गोताखोरी के संदर्भ में टोबैको की नदियाँ जैसे कि कामीकेज कट अपने ड्रिफ्ट ड्राइव के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। अगला प्रश्न आया दोस्तों की स्टैंड अप योजना, ठीक ना। स्टैंड अप योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आइए देखते हैं। स्टैंड अप ऑफ इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य है अनुसूचित जाति, क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और जो महिलाएं हैं उद्यमियों को नए उद्यम को स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराकर उद्यमिता को बढ़ावा देना है, ठीक ना दोस्तों। और क्या है कि यह योजना कृषि के बाहर विनिर्माण, व्यापार या सेवा क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने में सहायता करती है, ठीक। उद्यमिता को बढ़ावा देना, इसका प्राथमिक लक्ष्य अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला समूहों के बीच में उद्यमिता को संस्कृति को बढ़ावा देना है, ठीक ना। और क्या दोस्तों, इस वित्तीय सहायता कितनी है, प्रत्येक बैंक शाखा कम से कम एक अनुसूचित जाति, जनजाति और एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ के बीच में बैंक ऋण प्रदान करती है, ठीक दोस्तों। और क्या है कि यह योजना कृषि क्षेत्र के बाहर विनिर्माण, सेवा, व्यापार क्षेत्रों में ने उद्यमियों के लिए, ठीक। गैर वैयक्तिक उद्यम देखिए, गैर वैयक्तिक उद्यमों के मामले में कम से कम 51% शेयरधारता और नियंत्रक हिस्सेदारी अनुसूचित जाति और जनजाति या महिला उद्यमियों के पास होनी चाहिए। 51% शेयरधारता होनी चाहिए, ठीक ना। और देखिए दोस्तों अगला प्रश्न रहा आपके सामने दोस्तों, ये लिखा कि किस मुगल राजकुमार ने भागवत गीता को फारसी में अनुवाद कराया था। तो देखिए मुगल राजकुमार दारा शिकोह ने भागवत गीता का फारसी में अनुवाद कराया था। कौन करवाया था, तो दारा शिकोह थे कौन। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा कि दारा शिकोह कौन थे, ठीक ना। वह शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र, देखिए अगर दिया ही है तो आप बताएंगे क्या, ठीक ना। शाहजहाँ के कितने पुत्र थे, 4, ठीक ना। एक का नाम था औरंगजेब, ठीक ना, औरंगजेब।
शाहूजा जो कि ये को पश्चिम बंगाल में जिसका शासन था, और औरंगजेब जो था उसका दक्कन दक्कन वाले एरिया में था, ठीक ना। दक्कन जो भारत का आज हम कहते हैं ना दक्कन का पठार, ये नीचे वाला साउथ इंडिया में। और जो एक मुरीद नाम का था वो उसका शासन जो था इधर गुजरात के साइड में था, ठीक ना दोस्तों। आइए और देखिए, दारा शिकोह एक विद्वान एवं धार्मिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे जो हिंदू और इस्लामी परंपराओं के बीच समानताएं खोजना चाहते थे, ठीक ना। अनुवाद का उद्देश्य क्या? दारा शिकोह का उद्देश्य विभिन्न धार्मिक परंपराओं के बीच में खाई को पाटना और उनके मूल दर्शन को व्यापक जन समूह तक पहुंचाना था, ठीक। उन्होंने 52 उपनिषदों को भी फारसी में अनुवाद किया था जिससे सी अकबर कहा गया, ठीक ना। बाकी दारा शिकोह, औरंगजेब ने दारा शिकोह की हत्या करवा दी थी, ठीक ना। और देखिए, लेंस लेंस की क्षमता कितनी होती है? देखो ये प्रश्न आया दोस्तों कि लेंस की क्षमता कितनी होती है। तो लेंस की क्षमता, पहले इसका थोड़ा डेफिनेशन देखिए। लेंस की क्षमता उसकी फोकल लंबाई यानी मीटर के व्युत्क्रम के बराबर होती है और इसका सही मात्रक डायोप्टर होता है। ये याद रखना, शायद ये भी पूछ सकता है कि इस कितना फोकल लेंस की जो क्षमता है, यानी लेंस की क्षमता कितनी, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो डायोप्टर में मापा जाता है, ठीक है। उत्तल लेंस की देखिए, कोई भी लेंस हो, क्षमता देखिए, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है, ठीक है। बाकी फार्मूला देख लीजिए आप दोस्तों। पी बराबर क्या होता है? पी क्या है? पावर है, लेंस की पावर है। 1/f होता है, क्या? 1/f। ये किस में होना चाहिए? एफ। एफ क्या है? फोकस दूरी है। फोकस दूरी किस में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए। अगला प्रश्न आया दोस्तों 6 नंबर का, किस धातु का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है? तो आभूषण बनाने के लिए मुख्य रूप से सोना, चांदी और प्लेटियम जैसे धातुओं का उपयोग किया जाता है। ऐसे था कि निम्न में से कौन सी धातु का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता था, ऐसे प्रश्न था, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि कौन सी धातु, जैसे सोना है, चांदी और प्लेटिनम जैसे धातु का उपयोग जो है सोना किया जाता है। क्योंकि ये क्यों किया जाता है? क्योंकि ये कम क्रियाशील होती हैं, ठीक ना। कैसी होती है? कम क्रियाशील होती हैं और इनकी चमक बरकरार रहती है। इसके अलावा टंगस्टन और कोबाल्ट जैसे धातुओं का भी उपयोग किया जाता है। इन धातुओं को अधिक कठोर बनाने के लिए अक्सर इनमें से अन्य धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु बनाई जाती है, ठीक। और देखिए दोस्तों कि सोना यह सबसे लोकप्रिय विकल्पों में से एक है। इसका उपयोग अंगूठियों, झुमकों और कंगन जैसी आदि में किया जाता है। इसे शुद्ध रूप इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि यह बहुत मुलायम होता है। इसे अन्य धातुओं के साथ मिलाकर ही प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे कि 22 कैरेट सोना हो। नहीं, शुद्ध सोना कितने का होता है? 24 कैरेट का होता है, ठीक है, 24 कैरेट का। अब देखिए चांदी के बारे में थोड़ा देखिए। यह मुलायम, चमकदार और टिकाऊ धातु है। स्टर्लिंग चांदी जो कि 52.5% शुद्ध चांदी होती है और आभूषणों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। प्लेटिनम यह दुर्लभ और महंगी धातु है जो सोना और चांदी की तरह संरक्षित नहीं होती है। इसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले आभूषणों में किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और देखिए कि यह बहुत कठोर होती है। टंगस्टन बहुत कठोर टिकाऊ होती है, खरोंच प्रतिरोधी होती है, पुरुषों के आभूषणों में लोकप्रिय है। कोबाल्ट ये भी एक कठोर धातु और हाइपो एलर्जेनिक होती है, यानी इसमें एलर्जी होने की संभावना है, ठीक ना। एलर्जी होने की संभावना क्या होती? कम होती है, ठीक है। इसका उपयोग अक्सर पुरुषों की शादी की अंगूठियों में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत फेमस प्रश्न है ये। बिच्छू के डंक के में कौन शामिल होता है? चाहे बिच्छू को देख लीजिए, बिच्छू का डंक हो, चाहे किसकी, मधुमक्खी के, ठीक है, मधुमक्खी के डंक में हो, ठीक ना। तो इनमें सब में क्या पाया जाता है? फार्मिक एसिड, जिसे मिथेनोइक अम्ल कहते हैं। फार्मिक एसिड पाया जाता है। ये अन्य रसायनों के साथ मिलकर डंक मारने पर जलन और पैदा करता है, ठीक। और आवर्त सारणी में आर्गन और सोडियम को एक आवर्त में क्यों रखे जाते हैं, ये बताना है आपको, ठीक ना। तो आवर्त सारणी में आर्गन और सोडियम को एक ही आवर्त, इन तीसरे आवर्त में इसलिए रखा जाता है क्योंकि वे सभी एक ही इलेक्ट्रॉन शेल क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन शेल में है मौजूद इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। यह आवर्तों का मुख्य सिद्धांत है कि एक ही आवर्त के तत्वों में इलेक्ट्रॉन कोषों की संख्या समान होती है, ठीक। इलेक्ट्रॉन कोषों की संख्या क्या है? सोडियम और आर्गन दोनों तीसरा इलेक्ट्रॉन शेल 3s और 3p कोषों में इलेक्ट्रॉनों को भरने के अनुरूप है। आवर्त की संख्या सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनों
इलेक्ट्रॉन कोष की संख्या बराबर होती है, ठीक ना। रासायनिक गुण का जब एक ही आवर्त के तत्वों में समान कोष होते हैं तो उनके रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। एक आवर्त बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या बढ़ती है और संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ती है, ठीक। परमाणु का आकार एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है, क्योंकि नाभिक और सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कि आकर्षण बढ़ जाता है, ठीक ना। आकर्षण क्या होता है, बढ़ जाता है। और क्या देख लीजिए, सोडियम यानी अनेक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, अब यहाँ पर ऐसे नहीं दिया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3 1:2 3 ऐसे होता है 1:2 2:2 2p6 1:2 ठीक ना 2p6 3s1, ठीक ऐसे होता है। इसी प्रकार इसका भी होता है। आर्गन का संयोजन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा और इसमें एक अक्रिय गैस माना जाता है, जबकि सोडियम का इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक। अब देखिए 9 नंबर का प्रश्न है कि किन दो अम्लों को मिलने से एक्वारेजिया बनता है, ठीक ना। एक्वारेजिया होता क्या है दोस्तों, तो एक्वारेजिया का अगर फार्मूला जैसे बात करें तो जिसमें क्या होता है, इसमें 3HCl प्लस 3HCl और 3HCl और HNO3। कहने का मतलब है 3 लीटर अगर HCl लिया और 1 लीटर HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड लिए तो जो बनता है, जो उत्पाद बनता है वही क्या कहलाता है, एक्वारेजिया, ठीक ना। एक्वारेजिया का उपयोग आज देखिए कहाँ किया जाता है। एक्वारेजिया का भूषण, एक्वारेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का सांद्र नाइट्रिक एसिड HNO3 के मिश्रण से बनता है, जिसे आमतौर पर त्रिभाग 1:3 के अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल होता है। इसे शाही जल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सोना और प्लेटिनम जैसे महान धातुओं को पिघला सकता है, ठीक ना। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसे 3 भाग में मिलाया जाता है नाइट्रिक अम्ल, तो आप समझ गए। और देखिए दोस्तों 10 नंबर का प्रश्न आपके सामने, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान जहाँ पर किसी जनजाति के नाम पर नृत्य किया जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में कोई एक विशेष स्थान नहीं है जहाँ केवल एक जनजाति के नाम पर नृत्य है, बल्कि विभिन्न जनजाति के, देखिए वहाँ पर निम्न आया था कि निम्न में से, तो अब ऐसे तो बता नहीं सकते, तो कई स्थानों में देख लीजिए। कई स्थानों पर पारंपरिक नृत्य, जैसे उदाहरण के लिए डिंडोरी जिले में गोंड जनजाति दशहरा के बाद में सैलारीना, ठीक नृत्य करती हैं, जबकि भोपाल क्षेत्र में बंजारा और गंजर जनजाति लहंगे नृत्य करती है, ठीक ना। और डिंडोरी जिला गोंडा जनजाति दशहरा के बाद गोंडा जनजाति जैसे सैलारीना नृत्य करती हैं। भोपाल में ये तो आप जानते हैं मानसून के आगमन पर बांजरा और गंजर जनजाति लहंगा नृत्य करती हैं। और पतालकोटा छिंदवाड़ा भरिया जनजाति के लोग भादम पुरुष नृत्य और सैतम महिला नृत्य करते हैं। धार अलीराज क्षेत्र भील और भीलवान जनजाति भगोरिया पर्व पर ये जनजाति भगोरिया नृत्य करते हैं, ठीक ना। मेनली ये भगोरिया वाला ही पूछा गया था, ये लास्ट वाला, ठीक। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक ना दोस्तों। अगला प्रश्न रहा दोस्तों आपके सामने, ये महाजनपदों में गणतंत्र व्यवस्था कौन से महाजनपद में हुआ, तो महाजनपदों में वज्जी मल्ल कम्बोज और कुरु जैसे कई महाजनपदों में गणतांत्रिक व्यवस्था थी। वज्जी जिसमें से लक्ष्मी का शासन था, इसका सबसे प्रमुख गणतंत्रिक राज था। ऐसे ही प्रश्न आए थे दोस्तों, तो उसमें से निम्न में से था, ठीक ना। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को जरूर से ज़रूर तैयार कर लें, ठीक ना। बार बार अधिकतर में क्या होता है, ऐसे ही प्रश्न बन रहे हैं, जैसे महाजनपद से हो गए इतिहास में, ठीक ना। कुछ मुगल वंश से ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, ठीक ना। वज्जी देखिए यह 8 गणतांत्रिक कुलों का संघ था और इसकी राजधानी वैशाली थी। मल्ल भी एक प्रमुख गणतंत्री राज था। कुरु महाजनपद भी शासन गणतंत्री प्रणाली से परिवर्तित हो गया था, ठीक। और देखिए कंबोज, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और अशोक के शिलालेखों से पता चलता है कि कंबोज गणतंत्री संविधान का पालन करते थे। तो दोस्तों जीके के इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं, ठीक ना, इतने क्वेश्चन हुए। तो अगली शिफ्ट के जितने भी आएंगे क्वेश्चन उनको अभी करवा दिया जाएगा। तो अगर दोस्तों आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और अपने दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ठीक ना दोस्तों। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।